हेलो बच्चों, मैं दीपिका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का विज्ञान विषय का अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इस पाठ के पिछले भाग में हमने समझा था कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, किस तरह से ये रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती है। इसके अलावा हमने समझा था कि इन अभिक्रियाओं को समीकरण के रूप में हम किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, किस तरह से इन रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है। इसके विभिन्न चरण भी हमने समझे थे। अब इस भाग में हम समझेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों के बारे में कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं ये कौन कौन से प्रकार की होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वह क्या कहता है कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसके अंदर ना तो द्रव्यमान का निर्माण होगा और ना ही द्रव्यमान का विनाश होगा। तो जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें क्या होता है कि किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है, न ही तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और न ही बाहर से कोई परमाणु मिश्रण में आता है। तो आप सोच रहे होंगे कि फिर ये अभिक्रियाएं किस प्रकार से संपन्न होती है, यानी कि ना तो किसी तत्व का परमाणु बदल रहा है, ना ही कोई परमाणु अभिक्रिया से बाहर निकल रहा है, ना ही अभिक्रिया में शामिल हो रहा है, फिर भी नए पदार्थ का निर्माण यहाँ पर होता है। तो क्या होता है इन रासायनिक अभिक्रियाओं में कि परमाणु के आपसी उपाबंध जो होते हैं वो टूटते और जुड़ते हैं। इसी से क्या होता है, नए पदार्थों का निर्माण यहाँ पर होता है। जो हमारे अभिकारक परमाणु है वो क्या करेंगे, उनके अंदर या तो नए बंधों का निर्माण होगा या फिर जो उनमें बंध पहले से बने हुए हैं वो टूटेंगे और उसी से क्या होगा, नए पदार्थों का निर्माण यानी कि उत्पाद का निर्माण यहाँ पर होगा। तो इसी के आधार पर हमने इन रासायनिक अभिक्रियाओं को अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया है। सबसे पहले हम समझेंगे कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि संयोजन अभिक्रिया यानी कि इस अभिक्रिया में क्या होगा, अभिकारकों के बीच में संयोग होगा और उससे क्या होगा, नए पदार्थ का निर्माण होगा। इसको समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। क्या करना है, हमें एक बीकर लेंगे इस तरह का और इसके अंदर हम थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड या क्या कहते हैं इसे हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, वो हम इस बीकर में डाल देंगे। अब धीरे धीरे हमें क्या करना है, इसमें जल मिलाना है और फिर हम क्या करेंगे, बीकर को स्पर्श करके देखेंगे। यहाँ पर क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगी और बीकर जो है वो हमें थोड़ा थोड़ा गर्म महसूस होगा। कौन सी अभिक्रिया होती है यहाँ पर कि जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है ये क्या करता है, जल के साथ में तेजी से अभिक्रिया करता है और बुझे हुए चूने यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण यहाँ पर कर लेता है। तो इस अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इसीलिए बीकर का जो तापमान होता है वो बढ़ जाता है। इस अभिक्रिया को हम समीकरण के रूप में यदि लिखें तो क्या लिखेंगे कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है CaO है, ये जल के साथ में अभिक्रिया करके किसका निर्माण कर रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझे हुए चूने का निर्माण करता है और इस प्रक्रिया में ऊष्मा भी बाहर निकलती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो कैल्शियम ऑक्साइड और जल है ये दोनों क्या कर रहे हैं, मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। कौन सा उत्पाद बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर बन रहा है, यानी कि दो अभिकारक इस अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं और उत्पाद हमें कैसा मिल रहा है, एकल उत्पाद यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। इन दोनों अभिकारकों का संयोग हो रहा है और उससे नया पदार्थ बन रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे, हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। क्या होती है संयोजन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब और उदाहरण से हम इस संयोजन अभिक्रिया को और अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कोयले के दहन की। कोयले के दहन में क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर किसका निर्माण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी संयोजन अभिक्रिया हो रही है, ये दोनों अभिकारक मिलकर संयोग कर रहे हैं और किसका निर्माण कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण कर रहे हैं। इसी तरह से हम देखें कि जो हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है ये भी संयोग करके किसका निर्माण करती है, जल का निर्माण करती है। क्या हो जाएगी इसकी अभिक्रिया, 2H2 + O2 ये मिलकर क्या बनाते हैं, 2H2O बना लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, ये तत्व भी हो सकते हैं या फिर यौगिक भी हो सकते हैं और ये संयोग करके क्या करेंगे, एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे। तो ऐसी अभिक्रियाओं को ही हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि कुछ अभिक्रियाएं जो होती है इनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। जैसे कि हमने देखा था कि जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर क्या किया था, जल मिलाया था, तो इस अभिक्रिया में ऊष्मा का निर्माण भी हुआ था। तो जब ऊष्मा उत्पन्न हो रही है तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। इन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का निर्माण भी होता है। जैसे कि हम बात करें प्राकृतिक गैस का दहन, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में CH4 का दहन हो रहा है, मीथेन का दहन हो रहा है, तो किसका निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, जल का, और इस प्रक्रिया में ऊर्जा भी निकलती है। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो अभिक्रिया है ये कैसी है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसके अलावा जो श्वसन की प्रक्रिया है ये भी क्या होती है, ऊष्माक्षेपी होती है। क्या होता है श्वसन की प्रक्रिया में कि जब भी हमने पाचन किया है किसी भी पदार्थ का तो क्या होगा, जो हमारा खाद्य पदार्थ है ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। जो भी हम खाद्य पदार्थ खाते हैं, जैसे कि मान लीजिए चावल है, आलू है या ब्रेड है, इनके अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है, और ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये छोटे पदार्थ में टूट जाएगा और इससे हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोज प्राप्त होता है। और ग्लूकोज क्या करेगा, हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन उपस्थित है, कोशिकाओं के अंदर जो ऑक्सीजन उपस्थित है उनसे मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। जो ग्लूकोज है C6H12O6 ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ में संयोग करेगा और इस प्रक्रिया में हमें क्या मिलती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और ऊर्जा का निर्माण यहाँ पर होता है, तो ऊर्जा यहाँ पर उत्पन्न हो रही है। तो ये जो प्रक्रिया है ये भी कैसी हो जाएगी, ऊष्माक्षेपी हो जाएगी। और जो शाक सब्जियां हैं, जो वनस्पति द्रव्य हैं, ये क्या करते हैं, विघटित होकर खाद्य का निर्माण करते हैं, जैविक खाद, कंपोस्ट बनाते हैं। तो ये जो अभिक्रिया है ये भी कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी होती है। तो हम देखेंगे कि जहां पर भी कंपोस्ट पिट बनाए जाते हैं वहां का तापमान जो होता है वो अधिक होता है, क्योंकि इस प्रक्रिया में भी क्या हो रहा है, ऊष्मा का निर्माण होता है। तो ये भी कैसी हो जाएगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं अभिक्रियाओं के दूसरे प्रकार की। कौन सा प्रकार है, वियोजन अभिक्रिया। क्या होती है वियोजन अभिक्रिया, नाम से हमें यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, वियोजन होगा। अभिकारक जो होंगे वो छोटे पदार्थों में टूट जाएंगे। अब किस तरह से होती है वियोजन अभिक्रिया, इसको समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। क्या करना है, हमें एक शुष्क क्वथन नली लेनी है और इसके अंदर हम क्या लेंगे, 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लेंगे। इस तरह से हमने एक क्वथन नली ली है और इसके अंदर हमने फेरस सल्फेट के क्रिस्टल डाल दिए हैं। अब इसे हम बर्नर की ज्वाला पर गर्म करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर हम आग का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें जो है इस प्रयोग में सावधानी रखनी है। और जब हम इसको गर्म करेंगे तो क्रिस्टल के रंग को हम देखेंगे और हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो क्वथन नली का खुला सिरा है उसे हमें अपनी तरफ या अपने पड़ोसी की तरफ नहीं करना है। केवल जब हम इस सल्फर के क्रिस्टल को दहन कर रहे हैं तो इसकी जो गंध है उसे हमने जो है अनुभव करना है। सल्फर जब जलेगा तो उसकी हमें विशिष्ट गंध जो है वो भी महसूस होगी, उस गंध को भी हम सूंघ पाएंगे। तो क्या होता है यहाँ पर, इसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया जो होगी उसमें क्या होगा, फेरस सल्फेट की जो क्रिस्टल है उसके हरे रंग में परिवर्तन हो जाएगा और ये किस में बदल जाएगा, काले भूरे रंग के ऑक्साइड में बदल जाएगा। इस अभिक्रिया को हम सूत्र के रूप में लिखेंगे, समीकरण के रूप में। तो क्या लिख सकते हैं, 2FeSO4। इसे हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं। तो किस में बदल जाएगा, ये फेरिक ऑक्साइड Fe3O3 में Fe2O3 में बदल जाएगा। और इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस भी इसमें निकलती है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो एक अभिकारक है ये टूटकर क्या कर रहा है, हमें छोटे छोटे उत्पाद प्रदान कर रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, हम वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो इस अभिक्रिया के अंदर एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, तो इसलिए अभिक्रिया कैसी है, वियोजन अभिक्रिया है। क्या हो रहा है यहाँ पर कि जब हम फेरस सल्फेट को गर्म कर रहे हैं तो इसमें से क्या होता है, इसमें से जल जो है वो निकल जाता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। और जब हम इसे और गर्म करेंगे तो क्या होगा कि ये जो क्रिस्टल है ये फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो फेरिक ऑक्साइड है यह कैसा है, ठोस है, जबकि जो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड है ये क्या है, गैसीय अवस्था में है। चलिए आगे हम एक और वियोजन अभिक्रिया देखते हैं। तो अब समझते हैं हम कैल्शियम कार्बोनेट के वियोजन को। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या करते हैं, ऊष्मा देते हैं तो यह वियोजित हो जाता है किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में तथा कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो यहाँ पर अभिक्रिया क्या होती है कि ये जो कैल्शियम
कार्बोनेट है, इसे जब हम ऊष्मा दे रहे हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि बिना बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। तो इस अभिक्रिया में वियोजन किसके द्वारा हो रहा है? ऊष्मा के द्वारा हो रहा है, यानी कि ऊष्मा के द्वारा ये वियोजन की अभिक्रिया संपन्न हो रही है। तो इसे हम क्या कहते हैं? ऊष्मीय वियोजन कहते हैं, क्योंकि किसकी सहायता से हो रहा है? ये ऊष्मा की सहायता से हो रहा है। चलिए अब हम वियोजन अभिक्रिया के अन्य उदाहरणों को समझते हैं। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है? क्रियाकलाप करना है। क्या करेंगे हम? एक क्वथन नली के अंदर 2 ग्राम हमें लेड नाइट्रेट का चूर्ण लेना है। क्वथन नली ली है और उसमें हमने डाल दिया है लेड नाइट्रेट। अब क्या करेंगे? चिमटे की सहायता से इस क्वथन नली को हम सावधानी से पकड़ेंगे और ज्वाला के ऊपर रखकर हम इसे गर्म करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लेड नाइट्रेट का क्या होगा? दहन होगा और यहाँ पर हमें जो है भूरे रंग का धुआं भी दिखाई देगा। उत्सर्जन यहाँ पर हो रहा है किसका? भूरे रंग के धुएं का। तो ये धुआं किसका होगा? ये होता है नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड का। अभिक्रिया क्या होती है यहाँ पर कि जब हम इस लेड नाइट्रेट को गर्म कर रहे हैं, ऊष्मा प्रदान कर रहे हैं, तो किसका निर्माण होता है? लेड ऑक्साइड का निर्माण होता है। इसके अलावा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस भी इसमें निष्कासित होती है। तो इस तरह से यहाँ पर भी क्या हो रही है? वियोजन अभिक्रिया हो रही है। अभिकारक तो कैसा है हमारा? एकल है, लेकिन यहाँ पर हमें अलग अलग छोटे छोटे उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? एक और क्रियाकलाप करेंगे। क्या करना है अब हमें यहाँ पर कि हम एक प्लास्टिक का मग लेंगे। इस तरह से हमने प्लास्टिक का एक मग ले लिया है और इसकी तली के अंदर, इसके पैंधे में हम 2 छिद्र कर देंगे और उसमें हमें रबड़ की डाट लगा देनी है। अब इन छिद्रों में हम 2 कार्बन के इलेक्ट्रोड डाल देंगे। इस तरह से हमने क्या किया है? यहाँ पर कार्बन के 2 इलेक्ट्रोड इसमें लगा दिए हैं। अब क्या करना है? ये जो 2 इलेक्ट्रोड हमने लिए हैं इन्हें हम 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देंगे। तो इस तरह से हमें जो है एक उपकरण तैयार करना है। आगे क्या करेंगे हम? अब जो है इस मग में हम जल डालेंगे। इतना जल डालना है कि जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं ये इस जल के अंदर डूब जाएं और फिर इस जल में थोड़ा सा हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाल देंगे। और फिर क्या करना है? हमें जल से भरी हुई 2 हम परख नली लेंगे और इन दोनों जो इलेक्ट्रोड हैं उनके ऊपर हम इन परख नलियों को उल्टा करके लगा देंगे। कुछ इस तरह से हमें जो है 2 परख नलियां जो है वो इन दोनों कार्बन इलेक्ट्रोड के ऊपर उल्टा करके लगा देनी है। अब क्या करेंगे? थोड़ी देर के लिए हम जो है इस बैटरी से विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करेंगे और इस उपकरण को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो थोड़े समय बाद हम देखेंगे कि दोनों इलेक्ट्रोडों पर क्या हो रहे हैं? बुलबुले बनते हैं और ये बुलबुले क्या करेंगे कि परख नली के अंदर जो जल भरा हुआ है उस जल को विस्थापित कर देंगे। तो यहाँ पर हम चित्र में भी देख सकते हैं कि जो एक परख नली है उसके ऊपर जल जो है वो अधिक विस्थापित हुआ है, जबकि दूसरी परख नली में जल का विस्थापन कम होता है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि एक परख नली के अंदर क्या हो रहा है? गैस का निर्माण अधिक हो रहा है, जबकि दूसरी परख नली में गैस का निर्माण तो हो रहा है लेकिन वो अपेक्षाकृत कम होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब दोनों परख नलियां गैसों से भर जाएगी तो उन्हें हमें क्या करना है? सावधानी पूर्वक हटा लेना है और फिर एक जलती हुई मोमबत्ती को दोनों परख नलियों के पास में हम ले जाएंगे। हमें परीक्षण करना है कि ये जो परख नली है इनके अंदर कौन सी गैस इकट्ठा हुई है। तो यहाँ पर भी हम आग का उपयोग कर रहे हैं, तो इसीलिए हमें क्या करना है? शिक्षक की देखरेख में सावधानी पूर्वक इस क्रियाकलाप को हमें करना है। तो यहाँ पर जब हम इन गैसों की जांच करेंगे तो हम पाएंगे कि जो एनोड पर लगी हुई परख नली है उसके अंदर ऑक्सीजन गैस इकट्ठी होती है, जबकि कैथोड पर हाइड्रोजन गैस एकत्र होती है। और हम इस क्रियाकलाप में ये भी देखेंगे कि दोनों परख नलियों के ऊपर जो गैस इकट्ठा हुई है उनका आयतन भी कैसा है? अलग अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? जल का विद्युत अपघटन कर रहे हैं। विद्युत की सहायता से जल को हम अपघटित कर रहे हैं। तो ये भी क्या है? एक वियोजन अभिक्रिया है। तो हम देखते हैं कि जो H2O है इसके अंदर 2 परमाणु किसके हैं? हाइड्रोजन के हैं, यानी कि 2 भाग हाइड्रोजन के हैं और 1 भाग ऑक्सीजन का होता है। तो इसीलिए जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बन रही है उसकी मात्रा ऑक्सीजन गैस से दुगनी होती है। चलिए ये हमने देखा कि विद्युत के माध्यम से वियोजन की प्रक्रिया। आगे हम एक क्रियाकलाप और करते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है कि हम एक चाइना डिश लेंगे और उसके अंदर 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लेंगे। इस तरह से हमने इस चाइना डिश के अंदर यहाँ पर जो है वो सिल्वर क्लोराइड ले लिया है और इसे हम क्या करेंगे? कुछ समय के लिए सूर्य के प्रकाश में इस तरह से रख देंगे। खिड़की के पास रख सकते हैं या बाहर कहीं खुले में से रख सकते हैं। और फिर हमें क्या करना है? थोड़ी देर पश्चात जो सिल्वर क्लोराइड है उसके रंग को हम देखेंगे। जो सिल्वर क्लोराइड हमने पहले रखा था और बाद में जो उसका रंग में परिवर्तन होगा उसे हम नोट करेंगे। तो यहाँ पर क्या देखेंगे हम
कि जो सूर्य के प्रकाश में जब हमने इसे रखा तो सिल्वर क्लोराइड जो है वो धूसर रंग का सिल्वर धातु बनाता है, इसके रंग में परिवर्तन हो जाता है। कैसा हो गया? धूसर रंग के सिल्वर का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। तो प्रकाश की उपस्थिति में कौन सी अभिक्रिया हो रही है कि सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन हो जाता है। समीकरण के रूप में क्या लिख सकते हैं इसे हम कि 2AgCl ये क्या कर रहा है? सूर्य के प्रकाश में विघटित होगा, वियोजित होगा और किसका निर्माण करेगा? सिल्वर और क्लोरीन का निर्माण यहाँ पर हो जाएगा। तो जो सिल्वर ब्रोमाइड है वो भी इसी प्रकार से अभिक्रिया करता है। यदि हम इसे भी सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो जो AgBr है ये Ag और Br2 में वियोजित हो जाता है। और इस अभिक्रिया का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं हम श्याम श्वेत फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर जो है इस अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम इन जो हमने क्रियाकलाप किए हैं उससे हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो वियोजन की अभिक्रिया हो रही है उसके अंदर या तो ऊष्मा की आवश्यकता है या विद्युत की आवश्यकता है या सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। यानी कि इन सभी अभिक्रियाओं में हम क्या कर रहे हैं? ऊष्मा जो है वो हम अभिक्रिया में बाहर से दे रहे हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो है वो क्या कहलाती है? ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती है। जो भी अभिक्रियाएं हमने देखी तो उसमें हमने क्या किया? अभिकारकों को तोड़ने के लिए या तो ऊष्मा की आवश्यकता थी या प्रकाश की या विद्युत की आवश्यकता यहाँ पर थी। पहले हमने देखा कि हमने क्या किया? ऊष्मा दी, या फिर हमने विद्युत की सहायता से जल का विद्युत अपघटन किया, और या फिर हमने सिल्वर क्लोराइड का अपघटन किसकी सहायता से किया? सूर्य के प्रकाश की सहायता से किया। तो इन सभी अभिक्रियाओं में ऊर्जा क्या हो रही है? अवशोषित हो रही है, यानी कि ऊष्मा इनमें से निकलती नहीं है, उल्टा हमें क्या करना पड़ता है? ऊष्मा इसको देनी पड़ती है। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती है? ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये भाग कंप्लीट हो गया है। अब इससे संबंधित हम प्रश्न कर लेते हैं जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमें यहाँ पर दिया है कि किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि पदार्थ X का नाम क्या है और इसका सूत्र भी हमें बताना है। तो ये जो पदार्थ X है इसके विलयन का उपयोग हम सफेदी करने के लिए करेंगे, यानी कि इसे हमें क्या करना है? जल में घोलना है। तो ये पदार्थ क्या हो जाएगा? ये पदार्थ कैल्शियम ऑक्साइड है और इसका सूत्र क्या हो जाएगा? CaO। इसे हम क्या कहते हैं? बिना बुझा चूना कहते हैं। आगे पूछा है हमें कि ऊपर फर्स्ट में लिखे पदार्थ X की जल के साथ में अभिक्रिया लिखिए। तो जब हम कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि बिना बुझे हुए चूने की जल के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है? बुझे हुए चूने का निर्माण यहाँ पर होता है और इस प्रक्रिया में अधिक मात्रा में ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण यहाँ पर होता है। तो समीकरण हम क्या लिख सकते हैं? CaO प्लस H2O, ये मिलकर क्या बना रहे हैं? CaOH2। बुझे हुए चूने का निर्माण करते हैं और इस प्रक्रिया में ऊष्मा जो है वो भी निकलती है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये भाग कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो भी बातें की है वो आपने अच्छे से समझी होगी और अपनी कॉपी में नोट भी कर ली होगी। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में इस पाठ के अगले भाग के साथ में। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।